हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित शर्मा और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। आज ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं ये क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पर है। इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है और फूड चेन्स और फूड वेब्स के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों ने जब बात की थी फूड चेन्स की तो बताया गया था कि जो फूड चेन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रांसफरिंग एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी फूड चेन के साथ ही रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, हमारे आसपास कई तरह की ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं हमारे नेचर में रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसमें हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये जब हम खेतों में स्प्रे करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट, तो या तो ये सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं या फिर ये बारिश के पानी के साथ किसी वाटर बॉडी तक चले जाते हैं। और वाटर बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, इन हार्मफुल केमिकल्स का असली असर देखने को मिलता है। और हार्मफुल केमिकल्स का जो असर है वो वास्तव में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के थ्रू ही ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है ये है क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द concentration of non-biodegradable harmful chemicals at each trophic level in a food chain। मैं रिपीट कर लेता हूं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। यानी कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे डीडीटी हो गया, एक पेस्टिसाइड जो यूज किया जाता है, ठीक है, इंसेक्ट्स को या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा हैवी मेटल्स है, ठीक है, माइनिंग के दौरान जो रिलीज होते हैं, या जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और जब ये नेचर में रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये कहां आ जाते हैं, या तो सॉइल में आ जाते हैं या वाटर में आ जाते हैं। और सॉइल या वाटर ग्रोथ मीडियम होता है। ठीक है, सॉइल या वाटर क्या है, ग्रोथ मीडियम होता है, वो एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे हार्मफुल केमिकल्स कहां एंटर कर गए हैं, उन इकोसिस्टम्स में एंटर कर गए हैं। तो वो कहां आएंगे, अब वो एंटर कर जाएंगे किसमें, फूड चेन में। उन इकोसिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट फूड चेन्स के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। और जब वो एंट्री ले लेते हैं किसी फूड चेन में तो उनकी जो कंसंट्रेशन है हर ट्रॉपिक लेवल पर कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती। ठीक है, अल्टीमेटली ये टॉप प्रीडेटर्स तक, या जैसे हम हैं ह्यूमंस, हम किसी भी फूड चेन में कहां किस पोजीशन पर प्रेजेंट रह सकते हैं, टॉप कंज्यूमर के लेवल पर हम आते हैं। ठीक है, तो जब वही हार्मफुल केमिकल जो है उस फूड चेन के अंदर एंटर करेगा तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा हर ट्रॉपिक लेवल पर। और जो ऑर्गेनिजम्स उन ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे ये उनकी बॉडी को बुरी तरह से अफेक्ट करता है, उनकी बॉडी को डैमेज करता है, उनकी बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अफेक्ट करता है, उनके सेल्स को, टिश्यूज को या ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को डैमेज करता है। अल्टीमेटली इसका नुकसान ऑर्गेनिजम्स को उठाना पड़ता है।
ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन क्या है? continuous increase in the concentration of non-biodegradable harmful chemicals at each trophic level in a food chain। एक फूड चेन के हर ट्रॉपिक लेवल पर अगर कोई हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल एंटर कर जाता है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब बायोमैग्निफिकेशन जो है वो होता किस किस वजह से है? मतलब ये जो बायोमैग्निफिकेशन ये शो हो रहा है ये हमारे ह्यूमंस की किन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज कौन सी हैं? देखिए, पहला हो गया यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। हम अपने खेतों में जो हार्मफुल केमिकल्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं वो बायोमैग्निफिकेशन शो करवा सकता है, जैसे डीडीटी इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप्ड इनटू रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है वो डंप किया जाता है, तो उस वेस्ट मटेरियल में कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स या हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम है, आर्सेनिक है या मरकरी है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज जो हैं, माइनिंग एक्टिविटीज ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? बायो मैग्निफिकेशन जो फिनोमेनन अपीयर होता है हमारे नेचर में उसके लिए। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज में भी कई सारे हैवी मेटल्स जो हैं ओर वगैरह निकलती हैं, तो उनको रिफाइन करने के प्रोसेस में कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब बायोमैग्निफिकेशन जो है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये हमारी फूड चेन में एंटर करेगा और फिर हर ट्रॉपिक लेवल पर ये इंक्रीज कैसे होगा, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन मान लेते हैं हम, किसी पॉन्ड वाटर में मान लिया अपन ने एक पेस्टिसाइड है डीडीटी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत यूज किया जाता था। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया ताकि बीमारी फैलाने वाले जो इंसेक्ट्स हैं जैसे मॉस्किटोज हो गए हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये जो था वो वाटर बॉडीज में स्प्रे कर दिया जाता या आसपास कहीं खेतों में स्प्रे किया जाता ताकि इस तरह के जो वेक्टर इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और उनको कंट्रोल करके हम बीमारियों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब ये डीडीटी तो जो क्या था हमने कर दिया अपने एनवायरनमेंट में रिलीज, और ये किसी वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है इनटू वाटर बॉडी। कोई पॉन्ड है या कोई लेक है वहां उसके पानी में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद वहां पर वाटर बॉडी के अंदर जो फूड चेन प्रेजेंट है वो कौन सी होती है जी? देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी हम बोल सकते हैं इनको, जैसे डायटम्स हैं या यूनिसेलुलर एल्गी है, वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ये प्रोड्यूसर्स का काम वहां करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट लार्वा पर फीड करेंगी स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस पर फीड करेंगी लार्ज फिशेस, और लार्ज फिशेस जो है उनके ऊपर फीड करेंगे या तो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं, जैसे मान लेते हैं बाल्ड ईगल है, बाल्ड ईगल।
ये क्या है, टॉप कार्निवोर हो गया, टॉप कंज्यूमर हो गया ये यहाँ, ठीक है। अब क्या है, ये फूड चेन चल रही है उस वाटर बॉडी में, कौन सी, फाइटोप्लैंक्टन, जिसके ऊपर फीड करता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के ऊपर फीड करेगा इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट लार्वा पर स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस पर लार्ज फिशेस, और लार्ज फिशेस पर बाल्ड ईगल, या इसकी जगह हम खुद को भी रख सकते हैं, ह्यूमंस भी फिशेस के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डीडीटी आया वाटर बॉडी में, ये कहां पर एसिमुलेट होगा, मान लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.0001, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब इन फाइटोप्लैंक्टन के जो सेल हैं, इनके अंदर डीडीटी की एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है वो पहुंच गई, ठीक है। अब इन फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड कौन करेगा, जूप्लैंक्टन। अब जूप्लैंक्टन जो है वो अपना जितना भी उसका लाइफ स्पान होगा, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि वो एक अकेले ही फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करेगा। हो सकता है ये जो जूप्लैंक्टन है ये अपने पूरे लाइफ स्पान में, चाहे वो एक दिन का हो, एक घंटे का हो, उसमें शायद कई सारे फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करता हो। तो हर फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में ये जो कंसंट्रेशन थी, मान लेते हैं जूप्लैंक्टन ने फीड किया 10 फाइटोप्लैंक्टन पर, तो इसकी जो कंसंट्रेशन, डीडीटी की जो कंसंट्रेशन जूप्लैंक्टन की बॉडी में पहुंची, वो कितनी पहुंची, 10 गुना 0.0001, यानी कि ये हो गया 0.001, ठीक है। और इसी तरीके से जूप्लैंक्टन के ऊपर कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट लार्वा फीड कर रहा है। इंसेक्ट लार्वा जो है, अब वो अपनी लाइफ स्पान में जितना भी टाइम वो लार्वल स्टेज में रहेगा, एक्वेटिक लार्वा की स्टेज में रहेगा, वो कई सारे जूप्लैंक्टन के ऊपर फीड करेगा। हर जूप्लैंक्टन की बॉडी में क्या कंसंट्रेशन है डीडीटी की, 0.001। अब इंसेक्ट लार्वा भी मान लेते हैं हम कि इंसेक्ट लार्वा अपना टोटल टाइम पीरियड जो उस लार्वल स्टेज में वहां बिताता है, वो जूप्लैंक्टन के ऊपर फीड करता है, तो उसमें 10 ही जूप्लैंक्टन जो है वो उनके ऊपर फीड किया, यानी कि यहां पर 10 गुना 0.001 इसकी इंसेक्ट लार्वा की बॉडी के अंदर डीडीटी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0.01, ठीक है, 0.01। अब सिमिलरली इंसेक्ट लार्वा, क्योंकि स्मॉल फिशेस हैं, फिशेस का जो लाइफ स्पान होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और वो अकेले एक सिंगल लार्वा के ऊपर तो फीड करेगी नहीं, वो कई सारे लार्वा के ऊपर फीड करेंगी। और अगर हर एक इंसेक्ट लार्वा की बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इतनी है, तो मान लिया हमने कि एक स्मॉल फिश जो है वो 10 ही इंसेक्ट लार्वा पर फीड करती है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0.01, ये कितना हो गया, 0.1, ठीक है। और फिर लार्ज फिश फीड करेंगी स्मॉल फिशेस पर। हर स्मॉल फिश की बॉडी में अगर 0.1 की कंसंट्रेशन जो है डीडीटी की प्रेजेंट है, तो एक लार्ज फिश जो है एटलीस्ट अगर 10 स्मॉल फिशेस को खाती है, तो कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में क्या होगी जी, 1, ठीक है। और सिमिलरली ये जो बाल्ड ईगल है या ह्यूमन है, इनका लाइफ स्पान तो काफी लंबा होता है, ये अपने लाइफ स्पान के दौरान कई फिशेस के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। फिर भी हम मान लेते हैं कि क्या इन्होंने सिर्फ 10 ही लार्ज फिशेस के ऊपर फीड किया, तो 10 गुना 1 कितने, 10, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, आप कंटिन्यूसली जब आप पहले ट्रॉपिक लेवल से चलते हुए टॉप ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से चलते हुए टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो हर ट्रॉपिक लेवल पर डीडीटी की जो कंसंट्रेशन है उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डीडीटी जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है हर ट्रॉपिक लेवल पर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। तो यहां आपने क्या देखा कि पहले से स्टार्ट किया, जहां पर कंसंट्रेशन जो थी वो 0.001 अपन ने ली, 0001, और ये जो थी हर ट्रॉपिक लेवल पर जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और एट लास्ट कहां क्या पहुंच गई, स्टार्ट हुई थी 0.0001 से और पहुंच गई कहां, 10 तक, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, बायोमैग्निफिकेशन, क्लियर। अब देखिए
नुकसान जो है ये डीडीटी हर ऑर्गेनिज्म को पहुंचाएगा, डेफिनेटली पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें कहां देखने को मिलेगा? लार्जर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। इनकी बॉडी में हमें इस एक्यूमुलेटेड डीडीटी के जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे। ये जो डीडीटी का एग्जांपल आपको दिया गया है ना, ये ऐसे ही उठा करके नहीं दे दिया गया, क्लासिकल एग्जांपल है बायोमैग्निफिकेशन का, ठीक है। हुआ क्या, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर मलेरिया नाम की डिजीज को काबू करने के लिए, जो कि मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, डीडीटी जो थी वो स्प्रे करवा दी मच्छरों को मारने के लिए, ताकि मच्छर ही ना बचे तो मलेरिया फैलेगा भी नहीं, ठीक है। अब मच्छर तो मारे गए उस समय, लेकिन डीडीटी जो थी वो रिलीज होने के बाद कहां एंटर कर गई? फूड चेन में एंटर कर गई। और इसी फूड चेन को फॉलो करते हुए एट लास्ट वहां का जो अमेरिका का नेशनल बर्ड है बाल्ड ईगल, इसकी हालत इसने इतनी खराब कर दी थी कि ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के लेवल पर पहुंच गए थे। बिल्कुल इनकी पॉपुलेशन एकदम से सडनली डिक्रीज हो गई। उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन की इस फिनोमेनन को स्टडी किया गया और पाया गया कि इनकी जो डिक्रीज पॉपुलेशन है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी के यूज को बैन कर दिया गया, ठीक है। इस डीडीटी ने इनकी बॉडी में किया क्या? डीडीटी अफेक्टेड, डीडीटी ने क्या किया? अफेक्ट कर दिया, अफेक्टेड द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स की बॉडी में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म था उसको इस डीडीटी ने क्या किया? अफेक्ट किया, जिसकी वजह से जो एडल्ट बर्ड्स थे वो जब एग्स ले करते, जब अंडे देते, तो उन एग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, शेल जो होता है एग्स का, वो बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डेफिशिएंसी थिनिंग हो गई उस सेल की, ठीक है। शेल थिनिंग शो कर दी किसमें? बाल्ड ईगल के एग्स के अंदर। किसकी वजह से हुआ ये थिनिंग जो है एग्स की? वो किस वजह से हुई? डीडीटी की वजह से। डीडीटी ने क्या किया? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया, बर्ड्स की बॉडी में कैल्शियम की कमी आई, और कैल्शियम की कमी की वजह से जो अंडे उन्होंने प्रोड्यूस किए, उन्होंने जो एग्स ले किए, उनका जो शेल था, जो हार्ड होना चाहिए था, वो क्या हो गया? पतला होता गया। और पतला होने की वजह से जैसे ही वो एडल्ट बर्ड उन एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए उन पर बैठते, जैसे उन अंडों को सेने के लिए उनके ऊपर बैठते, वो अंडे क्या थे? फूट जाते, ठीक है। अब कंटिन्यूसली ऐसे बड़े लेवल पर जब अपीयर हुई ये कंडीशन भी, जो एग्स हैं वो फट रहे हैं, फूट रहे हैं, पेरेंट्स जो बर्ड हैं वो जैसे ही उनके ऊपर बैठते हैं सेने के लिए, उनको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, वो फूट जाते, फूटने लग गए, तो जो नए बर्ड्स थे वो पैदा ही नहीं हुए, और जो पुराने बर्ड्स थे उन्हें कभी ना कभी तो मरना था। तो कंटिन्यूअसली क्या हुआ? बाल्ड ईगल की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती गई। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, डीडीटी के यूज का। इसी तरह आपको दूसरे एग्जांपल मैं देता हूं। कौन कौन से? देखिए, दो बीमारियां मैं आपको बताता हूं जो हैवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से ह्यूमंस में देखने को मिलती, ठीक है। एक है मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज, ठीक है, और दूसरी है इटाई डिजीज, ठीक है। ये जो दोनों डिजीज हैं ये हैवी मेटल की पॉइजनिंग से होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कौन सा हैवी मेटल एक्यूमुलेट होता है वो देखिए। मिनीमाटा डिजीज जो है वो मरकरी पॉइजनिंग बोली जाती है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर फूड चेन के थ्रू कौन सा मेटल एंटर कर गया? मरकरी, ठीक है। अब ये मरकरी जो है ये नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा जो ब्रेन है, उसको अफेक्ट करता है। यानी कि ये जो मिनीमाटा डिजीज है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है। तो ये मिनीमाटा डिजीज मरकरी पॉइजनिंग से होती है। होता क्या है? फूड चेन के थ्रू मरकरी जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो
ये मरकरी हमारे नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे न्यूरॉन्स हैं उनमें एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, नंबनेस है, ठीक है। सीवियर केसेस में पैरालिसिस और डेथ भी काज कर सकता है। और दूसरा जो है वो है इटाई डिजीज। इट इज ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। ये कैडमियम जो है इट गेट एक्यूमुलेटेड इन स्पाइन, यानी कि स्पाइन बोलते हैं बैकबोन को, ठीक है। हमारी स्पाइन में ये एक्यूमुलेट होता है, साथ ही साथ इन जॉइंट्स, हमारी हड्डियों के जो जोड़ हैं उनमें ये एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है मूवमेंट के दौरान। तो ये जो इटाई है ये वास्तव में इट हर्ट्स, इटाई का मतलब है इट हर्ट्स व्हेन यू मूव, ठीक है। जैसे ही वो इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में कैडमियम का जो लेवल है वो बढ़ गया है, वो जैसे मूव करेगा तो क्या है, मूव करेगा तो स्पाइन जो है वो भी मूव करेगी आगे बढ़ने के लिए और जो जॉइंट्स है वो भी मूव करेंगे। जैसे मूवमेंट होगी तो मूवमेंट जो है उस जॉइंट में या स्पाइन में क्या होगा? पेन होगा, इसलिए इसको बोला इट हर्ट्स व्हेन यू मूव। अगर मूवमेंट होगी तो क्या होगा? दर्द होगा, इसलिए इसको बोला गया इटाई डिजीज। ये दोनों भी जो हैं वो एग्जांपल हैं किसके? बायो मैग्निफिकेशन के, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो बायो मैग्निफिकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो भी बनते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।